आज जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं उसको कहते हैं एस्परजिलोमा या फंगल बॉल बन जाना। ये बीमारी हिंदुस्तान में अब ज्यादा बढ़ रही है टीबी के केसेस के बढ़ने की वजह से। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो एस्परजिलोमा होता क्या है? बेसिकली जो लंग्स में प्री फॉर्म्ड कैविटी होती हैं, किसी भी वजह से बनती हैं, जब कभी किसी को ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम हुई हो, कभी किसी को कैविटेटरी लंग डिजीज की प्रॉब्लम हुई हो, और खाली जगहें जब हमारे फेफड़े में बन जाती हैं तो इन जगहों को कैविटीज कहते हैं। तो ये जो कैविटीज होती हैं, इनके अंदर क्योंकि हमारी जो एयर है उसमें फंगस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो जब हम इनहेल करते हैं इस एयर को, आहिस्ता आहिस्ता इन खाली कैविटीज के अंदर वो फंगस जाके बैठ जाता है, उसका एक बॉल बन जाता है। वहाँ के ब्लड के साथ मिश्रण बन के, वहाँ और भी कीटाणु हो सकते हैं, उनके साथ मिश्रण बना के एक फंगल बॉल बना देता है, जिसको कहते हैं एस्परजिलोमा। अब एस्परजिलोमा का पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कैसे करता है? सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो इन पेशेंट्स में होती है उसको कहते हैं हिमोप्टेसिस। हिमोप्टेसिस होता है बलगम के साथ खून आना। ऐसे पेशेंट को कभी कभी माइल्ड हिमोप्टेसिस होता है, मॉडरेट और कभी कभी सीवियर। माइल्ड होता है एक चम्मच भर के करीब कभी कभी खून आना, मॉडरेट होता है कटोरी भर के खून आना, और सीवियर होता है 300-400 ml से ज़्यादा, 500 ml से ज़्यादा खून आ जाना एक बार में ही, जो कि कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। सो ये जो बीमारी है इसको हल्के में मत लीजिए, ये कभी कभी बहुत सीवियर हो सकती है। हिमोप्टेसिस के पेशेंट को भारतवर्ष में बहुत तरीकों से ट्रीट किया जाता है, और जब हमारे पास ये पेशेंट भेजे जाते हैं तो ऑलमोस्ट इनका डायग्नोसिस बन गया होता है। फिर भी हम डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कुछ बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशंस अपने सेंटर पे ज़रूर करवाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है छाती का एक सीटी स्कैन कराना, जिसको हम सीईसीटी थोरैक्स कहते हैं। ये हम देखते हैं कि एस्परजिलोमा की लोकेशन किस लोब में है, फेफड़े में वो कहाँ है, कितने हैं, मल्टीपल तो नहीं है, क्योंकि हमारी जो आगे की ट्रीटमेंट होगी वो इसी चीज़ के ऊपर बेस करेगी कि एस्परजिलोमा का कितने हैं और कितना फेफड़ा इन्वॉल्व है। जब ये हो जाता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इसके बाद हम करते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी होता है श्वास नलियों में दूरबीन डाल के दो चीज़ों को हम देखते हैं। एक तो अंदर का बलगम लेते हैं, जिसको जांच के लिए टीबी फंगल की जांच के लिए भेजते हैं और कुछ एडवांस टेस्ट के लिए भेजते हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि किस श्वास नलिका से ये ब्लड आ रहा है। अब इन दोनों फाइंडिंग्स को, सीटी की फाइंडिंग को और ब्रोंकोस्कोपी की फाइंडिंग को एक साथ कोरिलेट करते हैं, और तब फाइनल डायग्नोसिस बनता है हमारा एस्परजिलोमा का, और हम ट्रीटमेंट को प्लान कर पाते हैं। ट्रीटमेंट किस किस प्रकार के होते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर तो ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, पेशेंट को बार बार हिमोप्टेसिस हो रहा है, तो एंटी फंगल का ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जब हम सीटी कराते हैं तो उसी में ब्रोंकियल आर्टरी मैपिंग कर ली जाती है, और बाद में कई केसेस के अंदर हम ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो है वो एस्परजिलोमा के हिमोप्टेसिस का फाइनल आंसर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कुछ महीनों के लिए आपके पेशेंट में हिमोप्टेसिस को रोकेगा, पर जब नई धमनियां फॉर्म हो जाएंगी तो हिमोप्टेसिस दोबारा शुरू हो जाएगा। तो क्या ट्रीटमेंट है इसका? अगर ये लोकलाइज्ड है, एक लोब में है, दो लोब में है, या एक फेफड़े में है, जिसको सर्जरी करके निकाला जा सकता है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट एस्परजिलोमा का जो है वो है सर्जरी करके उस भाग को लंग के निकाल देना, जिससे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए। हमारे सेंटर में ये सर्जरीज बहुत कॉमनली होती है। क्या फ़र्क है बाकी देश से कि बाकी देश में कई सेंटर्स में ये सर्जरियां ओपन करके की जाती हैं, हमारे यहाँ पे अधिकतर एस्परजिलोमास की सर्जरी को अब हम दूरबीन से करने में सक्षम है, जिसको वैट्स कहते हैं। 3 छोटे छोटे छेदों से हम ये सर्जरीज कर पाते हैं, और पेशेंट में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आती है। वैट्स की सर्जरी होने के कारण ERAS, जिसको एनहांस रिकवरी आफ्टर सर्जरी कहते हैं, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के कारण हमारे सेंटर में मेदांता द मेडिसिटी में ये सर्जरीज का रिजल्ट बहुत अच्छा है, और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सर्जरीज तो मेदांता में बहुत कॉस्टली होती होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
कई कारणों से हम इसका और कई जतन करके हम इसके कॉस्ट को बहुत नीचे ला पाए हैं और आम आदमी भी, आम जनता भी अब इन अत्याधुनिक वैट्स की सर्जरी का जो भरपूर फायदा उठा सकती है मेदांता द मेडिसिटी में एक नॉमिनल कॉस्ट पे। धन्यवाद।